नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं हमारे देश के जाने माने साहित्यकारों के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज हमारे बीच हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से नीता झा। तो मैम जो हैं वो पेशे से काउंसलर भी हैं, मैरिज काउंसलर भी रही हैं। उनको बहुत अच्छा और लंबा एक्सपीरियंस भी रहा है इसका। साथ में वो एक निपुण योग केंद्र जो खमतराई में है वहाँ की संचालिका भी हैं। निपुण हर्बल उद्योग की संस्थापिका भी हैं मैम। और उसके साथ ही मैम काव्य पाठ भी करती हैं। काफ़ी मतलब बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मैम को सम्मान भी मिला है। बहुत सारे पटल पर लाइव भी मैम ने काव्य पाठ भी किए हैं। मैम के काव्य संग्रह जो है वो भी प्रकाशित हो चुका है। मैम की कुछ पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशनार्थ हैं। मैम के बहुत सारे जो लेख हैं और कविताएं हैं वो पत्रिकाओं में, अलग अलग पत्रिकाओं में, न्यूज़ पोर्टल्स पर और इन सभी जगहों पर जो है हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैम एक ब्लॉग भी चलाती हैं और भी इसके साथ बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। मैम एक लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। तो मैम के लिए बस चंद पंक्तियां मैं बोलना चाहूँगी कि जो दिल के हों खूबसूरत, जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज हमारी महफिल में आए हैं, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। तो मैम हमारे पटल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आभार भी प्रकट करते हैं कि आपने अपना समय निकाल कर हमें जो है यहाँ पर आज आप उपस्थित हो सकी। तो बहुत धन्यवाद। जी मैम, तो सबसे पहले मैम हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, हम जानना चाहेंगे। मैं एक सामान्य महिला हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरा मायका बस्तर इलाके में है और रायपुर में मेरी ससुराल है और बस यही मेरी पहचान है। तो मैम जैसा कि आपका मतलब इतना आपका जो परिचय है वो इतना विस्तृत है, तो आपकी जो शुरुआत है मैं ये जानना चाहूँगी। जैसे आप मैरिज काउंसलर भी रही हैं, आपने योगा में भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, आयुष मंत्रालय से भी आपने कोर्सेज किए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी इस सब की शुरुआत आप कैसे हुई। मेरी शुरुआत, मेरा घर एक गांव में है। गांव मतलब एक छोटा भारत होता है। जी। वहाँ विविधताएं भी बहुत होती हैं और जीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। जी। तो मेरे पिताजी ने काफी देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका छोटा मोटा योगदान था जी। और वो हमेशा सरपंच रहे अपने गांव के। और मेरी अम्मा पंच थी, पढ़े लिखे उस समय के लोग अपने आप में लोगों के लिए बहुत बड़े मददगार थे और लोगों को मैंने देखा है। और हमारे घर में एक लाइब्रेरी थी, एक अलमारी थी लकड़ी की, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हुआ करती थी। तो गांव में आपको ज्यादा दोस्त नहीं मिलते, तो किताब से मेरी दोस्ती हो गई थी। बिल्कुल। और मेरी लिखने की शुरुआत, मैं क्लास चौथी में थी तब मैंने पहली बार कुछ लिखा था। और मेरे पिताजी ने बहुत तारीफ की और बताया कि अपनी स्कूल की नोटबुक में मत लिखा करो, तुम्हारे लिए हम अलग से लेके आएंगे। और वो मेरी यात्रा शुरू हुई और फिर प्रकृति के बीच में पली बड़ी थी। तो स्वाभाविक है, जड़ी बूटियां प्योर, वहाँ अनाज भी प्योर होता था, सब्जियां भी अच्छी। जी मैम। तो मुझे सारी अच्छी चीजें मिली लाइफ में। मैं खुशकिस्मत हूँ, बिल्कुल। मुझे सब कुछ अच्छा मिला। जी। बिल्कुल, एक आपको ऐसा वातावरण मिला जहाँ जी। से इस सब की शुरुआत कर पाई। तो मैम उसके बाद पढ़ाई और ये सब मतलब उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि आपका वो सब जी। चीज़ें कैसे रहीं।
और आप काउंसलिंग तक कैसे पहुंच पाई और उसके बाद योगा और ये हर्बल जो उद्योग है वहां तक कैसे पहुंच पाई? जब मेरी मेरी शादी जल्दी हो गई थी, बीए कर रही थी और मेरी शादी हो गई। जी। तो और मैं आकाशवाणी में कार्यक्रम दिया करती थी। जी। तो मेरे मन में ये था कि आगे चल के मुझे अनाउंसर बनना है। उसके लिए मैंने पूरी तैयारी की। अचानक शादी हो गई, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छे लोग मिल गए। जी। और उसके बाद फिर मैंने वैद्य विशारद का वहाँ फॉर्म भरा हुआ था, तो अच्छा। वो कर नहीं पाई थी मैं। लेकिन फिर जब शादी हुई तो एक इंटरेस्ट था ही मुझे, तो घर में ही पढ़ाई करते करते धीरे धीरे मैंने ये सारी चीजें की। और रास्ता बनता जाता है, जब आप चलना शुरू करते हैं तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। फिर कब योग में मैं अपने आप को नेचुरोपैथी से योग का भी कोर्स कर लिया और काउंसलिंग करती थी, तो प्राय लोगों के साथ ऐसे ही बैठ के उनकी जिंदगी को सुधार लिया। तो फिर एक हमारे हैं परिचित श्रेयसी, उन्होंने बोला आप इसका कोर्स क्यों नहीं कर लेते। तो वही है कि कदम आप चलते जाएंगे तो पता नहीं चलता कि हम मंजिल की तरफ चल रहे हैं, लेकिन चलना चाहिए। जी, बस बिल्कुल। मैंने वही किया। बहुत अच्छी आपकी शुरुआत रही, ऐसा लग रहा है ये सब करके। जी, जी। तो मुझे लोगों का साथ भी मिला। मेरा दोनों परिवार मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए, बच्चों ने सपोर्ट किया। और एक छोटा-सा किस्सा मैं बताती हूँ। हम प्रायः सुनते हैं कि महिलाओं को, मतलब लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा-सा अलग हुआ ये कि मेरे 4 भाई बड़े हैं, तो मैं जब होने वाली थी तो सबको ये था कि हमारे घर में एक लड़की होनी चाहिए। और मेरे होने पे आतिशबाजी हुई थी और मैं पहली बार जब स्कूल गई थी तो मैंने सबको, पूरे स्कूल के लोगों को, मेरे पिताजी ने मेरे हाथों से गुड़ दिलवाया था, मीठा करवाया था सबका मुँह। तो मैं उनकी हमेशा आभारी रहूँगी, अपने मायके वालों की। उन्होंने मेरा बहुत मान-सम्मान और प्यार से पालन-पोषण किया। जी, बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और बिल्कुल ये काबिल-ए-तारीफ़ है कि मतलब ऐसे समय में जहाँ हम लड़की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और कन्याओं को मारा जा रहा है, भ्रूण हत्या जो की जा रही है, और उसमें इस तरह की जो अगर कहानियाँ हमें पता चलती हैं, इस तरह की बातें हमें पता चलती हैं, तो बिल्कुल लोगों को ये बहुत मोटिवेट भी करेंगी। तो मैम, उसके बाद आपका लेखन में किस प्रकार आना हुआ? आप इस डायरेक्शन में कैसे आ गए? जी, वही आकाशवाणी से हट गई थी, लेकिन लिखना तो नहीं छोड़ा था मैंने। जी। मेरी डायरियाँ भरती रहती थी। और कभी यहाँ रेलवे वैगन शॉप है, वहाँ कभी आर्टिकल लिख दिया, कभी और कहीं। 1-2 बार आकाशवाणी में भी गई, समय नहीं मिल पाता था। तो आकाशवाणी में कंटिन्यू तो नहीं किया मैंने, लेकिन लेखनी मेरी चलती रही। कहीं किसी किताब में, कहीं कुछ में दे दिया, न्यूज़पेपर में दे दिया। और फिर ब्लॉग लिखना शुरू किया। और बस मन में जो आता था लिखती थी। तो आपका जो ये ब्लॉग है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप ब्लॉग मतलब किस प्रकार का है, ये शुरुआत कैसे हुई, इसमें आगे अब किस तरीके से आप चल रहे हैं? जी, मैं मैथिल ब्राह्मण परिवार से हूँ। जी। और मेरे हस्बैंड यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं समाज के। जी। तो हमने एक ग्रुप बनाया महिलाओं का, जिसमें व्हाट्सएप में, जिसमें करीब 250 से 300 के लगभग महिलाएं उसमें सदस्य हैं। आज भी हमने कवि सम्मेलन इसमें किया था। तो मैंने देखा कि महिलाओं के पास जानकारी बहुत है और वो हमेशा लोगों को परोसती रहती हैं, खाने की तरह अपनी जानकारियाँ, जी। और गर्वित भी नहीं हो पाती हैं। तो मैंने फिर 22 विभाग बनाए थे। तो 22 विभाग को मैंने अलग-अलग संचालिकाएँ तैयार करी और फिर उनको मैंने बता दिया कि आपको ये आयोजन करवाना चाहिए बीच में, ऑनलाइन रहेगा सब। जी। जैसे आत्मरक्षा है तो हमारी एक रिश्तेदार हैं अर्चना झा, जो डीएसपी हैं। तो उनसे बेहतर आप बताइए कैसे कोई रक्षा की बातें बताएगा, तो बड़े अच्छे से बताती हैं। कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बातें बताती हैं, कोई पाक कला, कोई पूजा-पाठ। मैंने सारी नदियों के नाम से एक-एक विधाएँ बनाई और ये सब किया। तो मेरे पास लिटरेचर समाज का भी बहुत था, मेरा अपना भी था। मैंने जब अपना ब्लॉग शुरू किया था तो मैंने सोचा समाज का भी शुरू कर देती हूँ।
और इससे मैं दोनों को अभी चला रही हूँ और साहित्यिक यात्रा मेरी इस तरीके से चल रही है। समाज भी जुड़ा हुआ है और तो मेरा खुद का भी लिखना होता है। बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब ऐसी जानकारी जो हमारी बिना किसी उपयोग के ही ऐसे ही व्यर्थ हो जाती है, और हम स्त्रियां तो बिल्कुल ज्ञान का भंडार होती हैं और साहित्य से जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल आपको आप समझ ही सकते हो कि ज्ञान इतना है लेकिन उसको यूटिलाइज कहाँ करना है ये नहीं पता होता, और आपने उसको एकदम एक चैनल दे दिया, एक रास्ता दे दिया। बहुत अच्छी सी बात है ये। आपकी एक पुस्तक है जो कि अंतर्मन का इंद्रधनुष, तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। कि बस बहुत सारी कविताएं हो गई थी और कुछ मैंने कोविड के ऊपर भी एक कहानी लिखी थी, बहुत लंबी कहानी है, वो अभी प्रकाशन में गई हुई है। जी। और काव्य को तो मैंने काव्य संकलन बनाया था और साहित्योदय के मंच में उसका विमोचन भी हुआ था। आदरणीय बुद्धिनाथ जी ने उसका विमोचन किया। और मैंने एक और किताब तैयार की है, वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, अनपढ़ लोगों के लिए है, जो पढ़ना नहीं जानते। अच्छा। तो उसमें मतलब मैं जानना चाहूंगी, मेरी थोड़ी उत्सुकता बढ़ कि जी, किस प्रकार से वो अनपढ़ लोगों के लिए कैसे उपयोगी होगी। अम, होता ये है कि आजकल बच्चे पढ़ लिख लेते हैं और वो अच्छी जगह जॉब में चले जाते हैं। जी। बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, आप कहीं भी देखेंगे तो बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और उनके पीछे रह जाते हैं उनके पेरेंट्स। बिल्कुल। बच्चों के साथ दुविधा ये होती है, वो लेके हमेशा लेके नहीं जा पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को जाना है, टिकट करा दिया बच्चे ने, आप लोग आ जाइए। तो वो जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए मैंने सारी तस्वीरें बनाई और तस्वीरों के साथ उनकी बोली में, मैं बस्तर की हूँ, वहाँ भतरी बोली जाती है, तो भतरी में मैंने उसका अनुवाद सारी चीजों का लिखा है। और ताकि अगर किसी को दाल खत्म हो गई है, वो साउथ में पप्पू बोलते हैं दाल को, अब वो बेचारे क्या जानेंगे। मैंने 3-4 लैंग्वेज में चीजों का नाम लिखा और उसमें मैंने दुकानदार को मेंशन करते हुए या लोगों को मेंशन करते हुए पहले एक लेटर लिखा है कि कृपया आप इनकी मदद करें अगर वो कुछ पूछें तो उनसे। फिर ये एक संकेत और है कि आप फोटो दिखा दीजिए, उसके विषय में लिखा रहेगा और वो अपनी बोली में उस चीज को बता के समझा सकते हैं। तो बिल्कुल। एक संवाद का तरीका भी हो गया, उसमें ट्रैफिक के सारे रूल्स हैं जी। और कहाँ उनको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना है, बस स्टॉप में क्या हो सकता है, एयरपोर्ट में उनको कहाँ मिलना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, ये छोटी मोटी जानकारियां मैंने दी हुई। बहुत अच्छी बात है ये कि मतलब आपने अनपढ़ लोगों के लिए इस तरह की जो आपने ये पहल की है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ होता ये है, भाषा का जब अंतर आता है तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे हाथ काट दिए गए हैं, अब हम कुछ कर ही नहीं मेरे यहाँ के लोग बड़े मासूम हैं सकते। और मुझे लगता था उनके लिए क्या करूं। हाँ, ये बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा कि उनको उनके बैग में अगर वो किताब रहेगी तो किताब में अलग से मैंने कॉलम भी दे रखा है, अगर कोई मेडिसिन है, उनका पोस्टल एड्रेस, उनके बच्चे का फोन नंबर, वो सारा वो भर के रख सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक किताब लेके जाएंगे तो उनको काफी मदद मिल जाएगी। मेरा यही उद्देश्य था। बड़े मासूम लोग हैं, उनके बिल्कुल, साथ ये हल्का बहुत नहीं है। अच्छा तरीका आपने चुना है लोगों की मदद करने का। कोई दान दे करके मदद करता है, कोई खाना खिला करके, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये एक अलग सा तरीका है जिससे लोगों की हेल्प जो है वो हो सकती है। तो मैम अभी मैं आप अपनी कोई पसंदीदा एक कोई कविता आप सुनाइए, आपकी लिखी हुई, हम सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। जी बिल्कुल। अभी मैं मॉरिशस गई थी तो वहां मैंने काव्य पाठ किया था जी। तिरंगे के ऊपर। मुझे लगा वहां जा रही हूँ तो तिरंगा तो होना चाहिए बिल्कुल, एक बिल्कुल। कविता में। बिहड़े या शहरों में, गली कूची मेलों में, शान से है झूमता ओज भरा तिरंगा,
पंचतत्व की काया पंचतत्व की माता, देश ही बसता है उज भरा तिरंगा। हम धन्य भारतीय, रत्नों की विविधता, धर्मों की विविधता, उज भरा तिरंगा। घर की शीर्ष सजा भाली जैसे वीर के, विजय का टीका, उज भरा तिरंगा। हाथों की बड़ी शोभा, नयनों से बहे धारा, सुरक्षा का भाव दे उज भरा तिरंगा। भक्ति भाव मन जगी, सारी सेना का बल, सारी निष्ठा का तब उज भरा तिरंगा। आशीष के हाथ सा उन्मुक्त गगन चूमे, भारत की पहचान उज भरा तिरंगा। शहीद की देह पे, शहीद की देह पे शान से है सजता, बलिदान से रंगा उज भरा तिरंगा। बलिदान से सजा उज भरा तिरंगा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी कविता है देशभक्ति पर, हमारे तिरंगे पर। तो मैम आगे मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी जो भी लेखनी रही, आपने जो भी कविताएं लिखी, तो उसका एक विषय जो होता है, एक केंद्रित विषय, वो आपका क्या रहा? आपने किन विषयों पर कविता जो है वो ज़्यादा लिखी? जी, मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक मोटिवेशनल चीजें ही ज्यादा लिखती हूँ। हम्म। मुझे लगता है परिवार, रिश्तों को जोड़ना और अच्छी चीजें दिख जाती हैं मुझे। बुराइयों में अच्छाई ढूंढ लेती हूँ और उसी पे ज्यादा लिखती हूँ। बिल्कुल। तो आपने जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो काव्य पाठ किए हैं, तो वहाँ तक की यात्रा जो है, उसका सफ़र वो आपका कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा रहा मेरा। हर जगह मुझे बहुत अच्छा मंच मिला। मैं कम जगह गई लेकिन चुनी हुई जगहों में मैंने भाग लिया। और मेरे लिए मॉरिशस जाना बहुत अच्छा रहा। मॉरिशस मतलब गुरमटिया मजदूरों के साथ वहाँ समय जो बिताया, और वही गुरमटिया मजदूर जब वहाँ राष्ट्रपति होते हैं, जी। वहाँ के उम्दा साहित्यकार होते हैं, बड़े बड़े पदों पे होते हैं, जी। तो लगता है कि मनुष्य का जीवन तो बहुत उलझनों से भरा लेकिन शानदार होता है। अपने जीने के अंदर जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी ये लेखन जो यात्रा है वो तो बिल्कुल बहुत ही शानदार रही, लेकिन साथ में जैसे कि आप निपुण योग केंद्र की संचालिका हैं, निपुण हर्बल उद्योग की संस्थापिका भी हैं, तो मैम वो मतलब इस डायरेक्शन में आप किस तरीके से यहाँ पहुँचे? जी, मेरी जब यहाँ शादी हुई रायपुर में, तो क्लाइमेट में काफी अंतर था। वहाँ एकदम शांत और अच्छी हवा, सारी चीजें शुद्ध थी। और जी। यहाँ प्रदूषण थोड़ा ज्यादा था, तो मेरे चेहरे और बालों में फर्क दिखने लगा। जी। तो मैं अपने लिए जो मेरी अम्मा से मैंने सीखा था, मेरी बुआ है, मेरी एक मासी है, उन लोगों से धीरे धीरे पूछ के मैं अपनी कुछ कुछ चीजें बनाने लग गई। फिर जब मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया, तो फिर वो प्रॉपर एक दिशा में आई चीजें। जी। और लोगों को देखती थी, फिर धीरे धीरे आपका एक शौक व्यवसाय बन जाता है, पता नहीं चलता। जी। और ऐसे ही मुझे पैरों में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने कहा था कि आप के पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी, उंगली की। मैंने उनको बोला, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, मैंने इनको बोला मुझे 6 महीने का समय दो, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे योगाचार्य रहे हैं। जी। फिर मुझे लगा कि योग से तो मुझे इसको ठीक करना चाहिए। और आज के समय में बहुत अच्छे से सबको योग सिखाती भी हूँ। और मेरी सारी तकलीफें मेरी दूर हो गई। शुगर, थायराइड, जो भी चीजें थोड़ी बहुत बॉर्डर में थी, मैंने कोई बिना दवाई के योग से और ये सब चीजों से ठीक कर लिया खुद को, काढ़े वाढ़े से। बहुत ही अच्छी बात है ये कि आपने मतलब योगा से, ये तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है, जो जी, भारतीय संस्कृति की ही देन है। मुझे ऐसा लगता है ये हम भारतीयों की ही देन है, और आप उसको इतना फॉलो करती हैं और आप लोगों तक पहुंचा रही हैं।
तो ये बहुत अच्छी सी बात है कि आप पूरा साहित्यिक यात्रा के साथ आप ये सब चीज़ें भी कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी समाज सेवा है आपकी। तो मैम मैं आगे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपकी पूरी साहित्यिक यात्रा, साथ में आप ये पूरा नेचुरोपैथी और ये मैरिज काउंसलिंग, इस सब के दौरान ऐसा कुछ रहा जो आपने महसूस किया छूट गया, ऐसा जिसका आपको रिग्रेट रहता हो कभी? हाँ, मुझे आकाशवाणी में जॉब चाहिए थी। बिल्कुल, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, जी, हाँ। उसको मैं बहुत मिस करती हूँ कि शायद आज मेरी शादी नहीं होती तो वो सब मिलता है, लेकिन इतना प्यारा परिवार नहीं मिलता। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार के देवर, ननद, जितने भी लोग हैं बड़े प्यारे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये नहीं मिलता, तो आपको एक अच्छी चीज को खोने के बाद एक बहुत अच्छी चीज मिली है। बिल्कुल, बहुत पछतावा भी नहीं अच्छी। कहेंगे, हाँ, लेकिन मन बस में एक कुछ दबी हुई इच्छा हाँ, रह जाती है। बिल्कुल। हाँ, पर एक चीज़ है कि कोई बात नहीं, कभी-कभी कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती हैं, तो शायद हमें वो उतने खोने का वो दुःख नहीं होता। हाँ, उससे कहीं बेहतर मुझे मिला है। बिल्कुल। जब बेहतर मिल जाता है, तो फिर खोने जी। जो जो हमारे नुकसान है, वो हमें उतना शायद कहीं दुःख उतना नहीं हाँ, एक कच्ची उम्र का सपना था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आकाशवाणी जाती थी, जी। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी परिचर्चा अच्छी लगी। मेरे न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे आते थे। जी। एक आपकी लाइफ का समय होता है ना कि जब आप अंधाधुंध सारी चीजें करते हो, तो वैसा ही मेरे साथ था। न्यूज़पेपर में, किताबों में, आकाशवाणी में बहुत सारे कार्यक्रम मेरे एक साथ आते थे। जी। तो बड़ा अच्छा लगता था, लोग जब तारीफ करते थे। अचानक शादी हो गई तो मेरा एकदम से जीवन बदल गया, लेकिन बदलाव भगवान की दया से अच्छा था। नथिंग इज परमानेंट बट द चेंज, बट अगर चेंज अच्छे के लिए है तो हाँ, पॉजिटिव है, हाँ, तो कोई बुराई नहीं है। जी जी बिल्कुल। बहुत ही और अच्छी उन्होंने सी। मेरा साथ दिया हमेशा, मैंने जो किया। आज परिवार की बदौलत मैं यहाँ पहुंची हूँ। बिल्कुल मुझे बिल्कुल किसी से कोई, अभी मेरा खुद का एग्जाम होने वाला है लेवल 4 का, अच्छा। तो मेरा परिवार मुझे साथ देता है तब मैं कर पाती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसी बात पर मैम आपकी कोई एक प्यारी सी कविता आप सुना दीजिए। मैं 2 लाइन बताऊंगी। हम्म। देखिए, मैं आज कंफर्ट जोन में हूँ, लेकिन बहुत सारी औरतें हैं जिनको तकलीफ होती है, वो परेशानी में रहती है, हस्बैंड प्रताड़ित करते हैं, शक करते हैं, कभी जी। कुछ। तो मैंने चाहा, कुछ याद है मुझे, मैं बताती हूँ। अभी टूटा नहीं है सब्र उसकी ये निशानी है, मेरे माथे में बिंदी और गले तेरी निशानी है। तुझे चाहा मैं करती थी, तेरी पूजा मैं करती थी, तेरे सम्मान की खातिर तुझे पलकों में रखती थी। मुझे दासी बना डाला, मेरे सपने जला डाले। अभी टूटा नहीं है सब्र जिसकी ये निशानी है, मेरे माथे में बिंदी और गले तेरी निशानी है। बहुत बहुत खूबसूरत कविता। और बिल्कुल बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी जो इस तरह के रिश्तों में बंधी हुई हैं, फंसी हुई हैं, जहाँ पर उनका जो पार्टनर है वो उन पर शक करता है, या इस तरह की जो बिल्कुल प्रॉब्लम जो रिश्ते हैं वो उनमें बंधी हुई हैं। और अभी मुझे एक ये बात लगती है कि हमारे यहाँ करने के लिए बहुत सारा काम है। आज आप किसी 12-13 साल की लड़की से बात करेंगे तो उसे बेसिक नॉलेज नहीं रहता है। हाँ। स्पेशली जो छोटे तबके के बच्चे हैं, वो उनकी माँ नहीं जानती हैं तो बेचारे क्या बताएंगे। बिल्कुल और जो बड़े लेवल के लोग हैं, धनाढ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास समय नहीं होता बच्चों के लिए। बिल्कुल तो दोनों तरफ से बच्चों को वो परवरिश नहीं मिल रही है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या की बातें करते हैं, आत्महत्या हाँ। कर लेते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। परिवार में जो लड़ाई झगड़े तमाशे हो रहे हैं, सीधा सीधा असर उन पे जाता है।
तो बिल्कुल, अब कहीं न हम कहीं कुछ इसका असर बच्चों पर पड़ता है। जी, जी, बिल्कुल। तो हम कुछ दोस्त मिलके कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की काउंसलिंग हम उस तरीके से भी करें जिससे उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो आसान होने लगें। उनको बिल्कुल, कम से कम अपने सवालों का जवाब मिलना चाहिए। बिगड़ गए का हल्ला बहुत होता है, कैसे बिगड़े, क्यों बिगड़े, कैसे सुधरेंगे, उसमें किसी का बिल्कुल, ध्यान बहुत नहीं अच्छी बात है ये, बिल्कुल। कहीं न कहीं मुझे लगता है इसका एक रीज़न है। ऐसे होता है। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि पेरेंट्स रेडी नहीं होते हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं एक पेरेंट बनने के लिए। वो जो जी, मेंटल जो रेडीनेस नहीं होती है, उसकी एब्सेंस जो होती है, वो कहीं न कहीं बच्चों को आगे डुबोने का काम करती है, क्योंकि आप खुद प्रिपेयर नहीं हो, आप प्रॉपर सेटल नहीं हो और ऐसे में एक बच्चा आ जाता है, तो उसको हैंडल करना वो मुश्किल हो जाता है। फिर हम फ़ोन दे देते हैं, टीवी दे देते हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें बच्चे उसका जो हर्जाना है वो बाद में भुगतते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं बिल्कुल। बच्चे बिगड़ गए या ये सब चीज़ें जो हैं, वो कहीं जब बच्चा अपने माता-पिता की ज़बान बोलता है, उनकी बिल्कुल। भाषा सीखता है, बोली सीखता है, तो संस्कार भी तो उन्हीं से लेगा ना। बिल्कुल, वो जो करते हैं वो बच्चा दर्पण की तरह देखता है, पेट के अंदर से वो महसूस करता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो सही है कि हम एज़ अ पेरेंट्स अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करें तो कम से कम इतना तो करें कि आपको अपने बच्चों के लिए किसी दूसरे का एग्ज़ाम्पल ना देना पड़े। आपका बच्चा बिल्कुल, आपको फ़ॉलो करे। तो एक पेरेंट्स का कहीं न कहीं ये रोल होना चाहिए और ये मुझे लगता है ज़रूरी भी है, तभी एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण हो पाएगा और हम जो हैं बच्चों के लिए जो बोलते हैं बच्चे बिगड़ गए हैं, संस्कृति बिगड़ रही है हमारी, वो सब चीज़ें शायद कहीं न पेरेंट्स खुद अगर नशे में रहेंगे, अपशब्द बोलेंगे बिल्कुल। और चिल करना वाले पद्धति में जिएँगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे बच्चे वही भी तो वैसे ही करेंगे। होंगे। हाँ, आप खुद ड्रिंक उनको करते हो हर तो आप अपने बिल्कुल, बच्चे को मना नहीं कर सकते कि बेटा ड्रिंक नहीं करनी, बेटा गाली नहीं देनी। तो हाँ। आपको खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो हम मैसेज दे रहे हैं वो सही समझने लायक दिमाग बनाना पड़ेगा। अगर बिल्कुल। आप किसी से बोलते हैं कि तुम्हारी मूंछें बहुत गंदी दिखती है, तो उसे बुरा लगेगा। आप बोलिए बिना मूंछ के तुम अच्छे दिखते हो। हाँ, तो बोलने का भी फ़र्क होता है। बच्चों को आप अगर हमेशा डोमिनेट करेंगे, आपने ही तो पैदा किया है। तो उनको सँभालना, उनको दिशा देना, आप प्रयास करिए। समय बहुत बुरा है, हज़ार कोशिशों में भी कुछ बुराइयाँ आ जाती हैं। आपकी संतान है, कोशिश करना आपका काम है। परिवेश को बदलने आप दुनिया नहीं बदल सकते, कम से कम उस अच्छी बातें तो उसको आप दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये दुनिया तो है ही थोड़ी निर्दयी और अगर हम एज़ अ पेरेंट्स भी बच्चों के लिए अगर ये होंगे तो हाँ, दुनिया में और माता-पिता में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं। हमें जी, बच्चों बिल्कुल, को एक सपोर्ट जो सिस्टम है वो बन के रहना चाहिए एज़ अ पेरेंट। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी सी बात है मैम, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ ये मुझे पहली बार किसी के साथ डिस्कस करने को मिली है। तो बिल्कुल। ऐसा कुछ मैम इस काउंसलिंग में आपकी साहित्यिक यात्रा में इस सब में जो आपने ऐसा कुछ सीखा जिसे आप जीवन पर्यंत याद भी रखेंगे और दूसरों को मोटिवेट भी करेंगे कि आप भी सीखो ये बात। जी, मेरी लाइफ में कुछ महिलाएँ बहुत पॉज़िटिव आईं। जी। एक मेरी माँ थी, जी। बहुत जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया। मैं 23-24 साल की थी, जी। लेकिन उस 23-24 साल में मैंने उनके साथ भरपूर जीवन जी लिया और उन्होंने जो मुझे सिखाया, आज मैं उसी की प्रतिमूर्ति हूँ। बहुत अच्छी महिला थी वो और एक मेरी मासी हैं, स्नेहलता मासी, उनसे मैंने बहुत सीखा है। मेरी बुआ लोग हैं, मेरी मामी हैं, मेरी सास है, जिन्होंने मुझे सीने से लगाया था उस समय जब मेरी माँ नहीं थी। उन्होंने बोला, "मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल। क्यों रोती?" तो वो जो उन्होंने मुझे प्यार दिया, डाँटा, सिखाया, दुनिया दिखाई, दुनिया की बातें बताई, ये सब मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। और एक शायद मुझे लगता है एक माँ का होना बेटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है बहुत ज़रूरी है। कि जो हमारी दूसरी महिलाएं हैं परिवार की, अगर वो जहाँ अब हम आज के टाइम में देखते हैं तो दुश्मन होती हैं महिलाएं ही महिलाओं की, लेकिन एक सपोर्ट अगर वो करना चाहें
तो एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक पर्सनैलिटी जो है, व्यक्तित्व है, वो निखर कर आएगा ही आएगा। तो महिलाओं का ये रोल कहीं न कहीं। पहला कदम तो हमको उठाना पड़ता है। जी, अगर मैं अपनी देवरानी को गले लगाऊंगी तो मुझसे अच्छी भावनाएं सीखेगी, मेरी जेठानी का सम्मान करूंगी तो मुझसे प्यार करेगी। जी, ननंद है तो अगर उनका मान रख लिया थोड़ा सा तो प्यार ही देंगे, प्यार के बदले प्यार मिलता है, लड़ाई के बदले लड़ाई मिलती है। तो मैंने एक चीज सोच के रखा था कि प्यार ही से अगर जीत सकते हैं दुनिया को, प्यार ही करते चले। बहुत अच्छी और बहुत सकारात्मक सोच है मैम आपकी, और बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी को देख के लगता भी है, आपके व्यक्तित्व से झलकती है ये सोच आपकी, और बिल्कुल आपके व्यक्तित्व के बिल्कुल अनुरूप है ये बात। तो मैम ऐसा कोई संदेश आप जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी, आप उन्हें समझाना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि दुनिया बहुत कम समय के लिए हमको मिली है, लेकिन दुनिया हमेशा रहेगी, इसको नष्ट न करें। जाने के बाद अगर 4 आंसू दिल से कोई बहाता है ना, तो वो हमारी जीत होती है। और ऐसा कुछ करके हस्ताक्षर करके जाए कि दुनिया हमको याद करे, तो खुशी से याद करे कि हाँ, एक इंसान ने जन्म लिया था, कुछ अच्छा किया है। बहुत कम समय मिलता है जीने के लिए, पृथ्वी हमेशा रहेगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सी चीज़ है, और ये मुझे ऐसे लगता है कि नॉर्मली होता क्या है कि हम मरने के बाद लोगों की अच्छाइयाँ गिनाते हैं, वो इतना अच्छा था, वो इतनी अच्छी थी, ठीक है? और उसके बाद हम सोचते हैं ये करना है, वो करना है, लेकिन कहीं न कहीं जब लोग जीवित रहते हैं तो हम उन्हें तब अच्छा महसूस नहीं करा पाते। तो जी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें जीते जी अच्छा महसूस करा पाएँ, बजाय उनके कि मरने के बिल्कुल। बाद आप उनके लिए स्टेटस लगा रहे हैं, बड़े-बड़े कोट्स लिख रहे हैं, पूरे पैराग्राफ्स लिख रहे हैं और उनकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान थे। तो जीते जी किसी को अच्छा महसूस। इसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। जिसके लिए आप कर रहे हैं उनको तो पहले आंसू निकलवा दिया, हाँ। बाद में अच्छा बोलने से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। तो आप जीते जी ही लोगों को अच्छा महसूस कराइए, और मैम बहुत ही अच्छा आपके साथ आज का हमारा साक्षात्कार रहा। बहुत ही सकारात्मक जी जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की हैं। तो आपके लिए जैसे कुछ लाइनें हैं जो मुझे बड़ी मेरे ज़हन में आ रही हैं कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, और महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। तो बिल्कुल मैम पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, और ये बड़ी अच्छी सी चीज़ आपने आज बताई, और इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी, आपको बहुत धन्यवाद धन्यवाद देना चाहूँगी आपने। कि आपने हमारे पटल पर हमारे व्यूअर्स को इतनी सकारात्मक और इतनी प्यारी बातें बताई, अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में बताया। और इसके साथ ही आज हम विदा लेते हैं हमारे व्यूअर्स से अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से उपस्थित होंगे हमारे किसी जाने माने साहित्यकार के साथ, और चर्चा करेंगे हम उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।